आपके कक्षा 10वीं साइंस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, जिसके उत्तर एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में दिए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में साइंस के पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं हर एक प्रश्नों को। इसका प्रश्न आपको अपलोड कर दिया गया था, मैंने इसका उत्तर सब बच्चों से मांगा था, काफी बच्चों ने सही उत्तर भी किया है। अब देखिए, जो आपका खंड अ है, इसमें आपको तो बहुविकल्पी प्रश्न मिलना ही है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो जो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना, सदैव धनात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव शून्य होती है, उपरोक्त सभी। शून्य तो होती नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका कट जाएगा। सदैव धनात्मक एवं सदैव ऋणात्मक। अगर उत्तल लेंस की पूछा जाता तो उत्तल लेंस की सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, सदैव आपकी होती है ऋणात्मक। इसलिए आपका जो ब विकल्प है वह बिल्कुल से आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या दूसरा है, कह रहा है कि सिरका, जिसे हम एसिटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, इसका जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम इसका क्या है। तो जो सिरका का आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अगला प्रश्न कहता है कि पैकिंग गैस्केट किस धातु से बनाया जाता है, किससे मिलकर के बना होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किससे मिलकर के बना होता है, टेफ्लॉन से मिलकर के बना होता है। जो पैकिंग गैस्केट होता है यह किससे मिलकर के बना होता है, आपके टेफ्लॉन से मिलकर के बना होता है। अगला है आपका अग्न्याशय, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स इसमें से कौन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन है और थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपके थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है, और जो ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं यह मादा मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जो आपके अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है वह क्या है, आपका इंसुलिन है। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है कि जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक क्या चीज होता है कि ऐसा घटक, यानी कि ऐसे भाग जो किसके हों, जीवों के हों, जिसके अंदर जैविक हो यानी कि जीव हो, वह क्या कहलाता है, जैविक घटक। उत्पादक, इनमें भी जीव होता है, उपभोक्ता, इनमें भी जीव होता है, अपघटक, इनमें भी जीव होता है। इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार से पहले के पार्ट को आप हल कर सकते हैं। पार्ट नंबर ब जो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अयस्क को अगर वायु की उपस्थिति में अगर उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। लेकिन अगर वायु की उपस्थिति के जगह पर यहां अगर अनुपस्थिति कर देता तो भर्जन के जगह पे आपकी कौन सी प्रक्रिया हो जाती, निस्तापन हो जाती। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का गुण है। काफी बच्चों ने ऊर्जा ऊर्जा इसका कमेंट किया था। देखिए, ऊर्जा तो उष्मा एक प्रकार का है ही, लेकिन पदार्थ के संदर्भ में आपको बताना है तो उष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ का गुण है। क्योंकि उष्मा से हमें यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना गर्म है और कितना कौन सा पदार्थ ठंडा है। तुलना उससे हम कर सकते हैं। तो यह पदार्थ का एक क्या है, गुण है, ना कि यह पदार्थ है। अगला कहता है कि धातु का 2 या 2 से अधिक, यहां पे मिश्र धातु कर लीजिएगा। तो मिश्र धातु का जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं का समांगी मिश्रण का होता है तो वह क्या कहलाता है, आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो इसमें आप समांगी भर लेंगे। अगला है आपका, देखिए जो शून्य वर्ग है, शून्य वर्ग सबसे लास्ट में जो आवर्त सारणी के ये वाला सबसे लास्ट में इस प्रकार का जो कॉलम होगा वह आपका क्या कहलाता है, शून्य वर्ग कहलाता है। तो जो शून्य वर्ग में शून्य वर्ग के तत्व हैं वे तत्व क्या कहलाते हैं, अक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्योंकि उनके बाहरी कोश सभी क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें भरे होते हैं। इसलिए यह किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बार बार आपको पढ़ाया है। यह किसकी दिशा बताता है, आरोपित बल की दिशा बताता है। अगले क्रम में आते हैं प्रश्न संख्या 3 में सही जोड़े का आपको मिलान करना है। जो आपका पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह आपके होता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। रेगिस्तान की जो मृग मरीचिका है यह किसका एक उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। बॉक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, बॉक्साइड का सूत्र, जो कि लोहे का एक अयस्क है। ब्लीचिंग पाउडर, आपके ब्लीचिंग पाउडर को ही हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। कार्बन का जो अपर रूप है वह क्या है, ग्रेफाइट है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक तैयार करें। इसके अलावा फिर से मैं एक आध सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा शाम तक, तो आज ही अपलोड हो जाएगी एक आध सीरीज, उसे जरूर देखें।
अब अगले क्रम में दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सरिता को जब मधुमक्खी काटती है ना, तो मधुमक्खी के डंक में आपका कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, यानी कि अम्लीय होता है। और जब अम्ल हमारे त्वचा में जाता है तो जलन उत्पन्न करता है, और उसमें यदि हम धावन सोडा लगा देते हैं तो धावन सोडा आपका क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। धावन सोडा क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है, जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, यानी अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जिससे जलन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि नाभिकीय जो आपका विखंडन है, इसमें मंदन का क्या कार्य क्या है? तो मंदन का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। गति इतना ज्यादा बढ़ने लगती है कि अत्यंत ही तीव्र गति हो जाती है, तो उसमें हम मंदक का उपयोग करते हैं, जो कि क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। जैसे भारी जल, मंदक के रूप में हम भारी जल का उपयोग करते हैं और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। कभी कभी आपके प्रश्न में यह भी पूछ देता है कि किसी दो मंदन के नाम लिखिए, तो भारी जल और क्या है? आपका ग्रेफाइट है। अगले क्रम में औद्योगिक कारखानों में सीमेंट निर्माण करते समय थोड़ी सी मात्रा उसमें जिप्सम की इसलिए मिलाई जाती है कि जो सीमेंट होता है तुरंत से क्या होगा? जम जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब घर गृह वगैरह का निर्माण होता है तो वहां पे सीमेंट और बालू को मिला करके बनाया जाता है, उसी से हम क्या करते हैं? घर वगैरह अपना बनाते हैं। तो सीमेंट अगर उसमें जिप्सम ना मिलाया जाए तो जैसे ही उसमें बालू और पानी हम मिलाएंगे तुरंत से सीमेंट क्या होगा? जाम हो जाएगा। तो उसके जमाव दर को रोकने के लिए, यानी जमाव दर को कम करने के लिए, यानी कि थोड़े देर बाद जमना शुरू करे, उसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 आप कर सकते हैं। घास की परिस्थिति तंत्र के प्रथम पोषक स्तर उत्पादक को अगर हटा दिया जाए, देखिए जब उत्पादक ही हट जाएंगे तो हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमें भोजन कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब भोजन ही नहीं मिलेगा, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, तो समूल पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का प्यारा सा नियम है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा है संरक्षित रहती है। इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कोई दो उदाहरण देना है। तो पानी से भरे ग्लास में जब पेंसिल रखी जाती है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है वह सप्तरंगी बनता है। तो यह किसका उदाहरण है? एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 3 अम्लों के बहुत सारे अम्लों के मैंने नाम बता रखा है। ऑलरेडी मैंने कई सेटों की तैयारी मैंने लाइव क्लास में भी करा दी है, रिकॉर्डेड क्लास में भी करा दी है, इंपॉर्टेंट सीरीज बना दिया है हर चैप्टर का। यदि आपने नहीं देखा है, अभी भी समय है, प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगा। चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर विजिट करके आप उन सारे वीडियो को देख लीजिए ताकि साइंस में आप अच्छे से अच्छे अंक को स्कोर कर सके। तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल आपके खट्टो फलों जैसे संतरा इत्यादि में, संतरा अंगूर इत्यादि में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल आपका होता है इमली में। मैलिक अम्ल आपका होता है सेब में। और फार्मिक अम्ल होता है आपके चींटी के डंक में। अगला है जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के उपयोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए गर्मी के दिनों में भी स्विमिंग पूल का पानी आपका ठंडा रहता है। यह किसका कारण है? जल के महत्तम विशिष्ट उष्मा के ही कारण होता है। चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहना किसका उदाहरण है? जल के विशिष्ट उष्मा का उदाहरण है। विशिष्ट उष्मा है क्या चीज? देखिए जिसकी विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है वह वस्तु उतने ही देर से गर्म होती है। जल की विशिष्ट उष्मा क्या है? जितना ही देर से गर्म होगी और उतना ही देर से क्या होगी? ठंडा होगी। गर्म होने में भी समय लगेगा, ठंडा होने में भी समय लगेगा। जैसे लकड़ी और लोहे को दोनों को अगर साथ में अगर धूप में रख दिया जाए तो लोहा ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो उसको ठंडा होने में भी कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। इसलिए जल की विशिष्ट उष्मा का उपयोग चाय कॉफी का भी एक एग्जाम्पल है। वाष्प में अत्यधिक विशिष्ट उष्मा रखता है वाष्प जो है, इसलिए इसका उपयोग भाप वाली रेलगाड़ियों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 10वां है। पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो जो पेड़ पौधों में वृद्धि एवं नियंत्रण, हार्मोन्स किसे कहते हैं? जो किसी भी जीव के अंदर वृद्धि एवं नियंत्रण का कार्य करे वही क्या कहलाता है? आपका हार्मोन्स। अब कहता है पादप हार्मोन्स, तो पादप यानी कि जो पेड़ पौधों में वृद्धि और नियंत्रण करे वह क्या कहलाता है? पादप हार्मोन्स कहलाता है आपका। तो पादप हार्मोन्स, 2 पादप हार्मोन्स कौन से हैं? जाइलम एवं फ्लोएम है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 अब आ जाता है 4 नंबर का प्रश्न। कहता है कि वायु में उपस्थित हानिकारक गैस जो है गैस वर्षा जल में घुलकर ताजमहल जैसी इमारतों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण आपको क्या करना है? बताना है। देखिए सबसे पहले कि हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आता कहां से है? विभिन्न प्रकार के कल कारखाने, चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं, इनमें से आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? निकलता है, जो कि क्या करता है? वर्षा जल में घुल करके वर्षा को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, नाइट्रिक अम्ल में बदल देता है। इस कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिससे ताजमहल जैसी इमारतों को क्या होती है? हानि। कोयले का जब दहन होता है तो उसमें सल्फर गैस निकलती है, जो कि वर्षा में घुल करके वह भी क्या करती है? जल को प्रभावित करती है, दूषित बनाती है। अगला है कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं है, और जो क्षारक जल में घुलनशील हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो क्षार जल में घुलनशील हैं उनके दो उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 आपका कंप्लीट होता है। जीवों के विकास के सिद्धांत के किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन करना है। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 बिंदुओं का वर्णन करना है। देखिए, जीवों के विकास का सिद्धांत क्या है कि नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित प्रजातियों से ही हुई है। एकदम सही बात है। पहली सी जो प्रजातियां उपस्थित थी उन्हीं के द्वारा क्या हुई है? नई जातियों की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। किससे हुई है? एक समान पूर्वज से हुई है, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज क्या थे? एक ही थे। इस बात को आप लिख सकते हैं। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न बात अनुवांशिकी होती है। देखिए, जीवों में पाए जाने वाली, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, विभिन्नताएं जो हैं अनुवांशिकी के कारण होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। अनुवांशिकी का मतलब यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती हैं, जिसके कारण जीवों में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जीव में विविधता पाई जाती है, रंग रूप आकार में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार से 4 आप कारण लिख सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधे का प्रयोग क्यों किया? कोई 4 कारण लिखना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला चीज कि मटर जो है एक वर्षीय पौधा है, इसलिए इसे आसानी से बागीचे में उगाया जा सकता है। इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले, जैसे कोई पौधा आपका, किसी मटर के लाल फूल है तो किसी मटर के सफेद फूल है, किसी मटर का पौधा बौना है तो किसी मटर का पौधा लंबा है। इस प्रकार से कई गुण उसमें देखने को मिलते हैं, तथा इसके स्वपरागित होने के कारण भी अवांछित जटिलता नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, अपने आप परागण हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, इसलिए इसमें अवांछित जटिलता नहीं पाई जाती है। दूसरी मस्त बात यह है कि इसमें नर एवं मादा पौधे के एक ही भाग में पाए जाते हैं, एक ही पौधे में दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे को उपयोग में लिया। धमनी और सिरे में आपको 4 अंतर बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि धमनियों में जो रक्त होता है, धमनियों में रक्त अंगों की ओर आता है, यानी कि जो आपके हृदय से अंगों की ओर आता है, जबकि सिराओं में रक्त हृदय की ओर आता है, अर्थात जो आपकी धमनियां हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा कहता है कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण, ऑक्सीजन मिला होने के कारण लाल रंग दिखाई देता है, और सिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह कैसा दिखाई देता है? आपका नीला दिखाई देता है। अगला है कि जो आपकी धमनियां हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जैसा कि हमने बताया। सिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन एक इसका अपवाद है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यह इसका क्या है? अपवाद है। प्रश्न संख्या इसका चौथा है, पार्ट नंबर, कि धमनियों में भित्तियां मोटी होती हैं। चूंकि देखिए धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, प्रेशर उसका ज्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवारें, भित्तियां क्या होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, जबकि सिराओं की भित्तियां कम मोटी और क्या होती हैं? पतली होती हैं। तो इस प्रकार से आप धमनी और सिरा में अंतर लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में प्रतिवर्ती क्रिया को आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। इस प्रकार से एक प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे, जिस डायग्राम को मैंने खुद बनाया है, आप लोग भी बना लेंगे, 2-4 बार प्रयास करेंगे, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में बार बार, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इसका देखिए एकदम सिंपल सा हमने अपनी भाषा में लिखा है कि जैसे हमने गर्म पानी को छूते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरु रज्जु को क्या पहुंचाई जाती है? सूचना कि पानी क्या है? गर्म है। अब मेरु रज्जु को सूचना जैसे ही पहुंचती है, वह प्रेरित तंत्रिका तंत्र को सूचना करता है, जिससे हमारी पेशियां, हमारी भुजाएं क्या करती हैं? उस गर्म पानी से हाथ को जल्दी से हटा लेती हैं। यह संपूर्ण क्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे गर्म पानी को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, सर्प को अचानक से देख करके हमारा पीछे की ओर खिसक जाना, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। चौथा
14वां प्रश्न है कि क्या होता है जब एथेनॉल अभिक्रिया करता है किससे? सोडियम से। तो जब आपका एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है? आपका H2O बनाता है। दूसरे क्रम में आपका बताना है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? तो एथेनोइक अम्ल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों को आप दे सकते हैं। अथवा करके एक प्रश्न और है कि कैल्शियम का एक यौगिक है जो पीला पलरीय सफेद रंग का पदार्थ है जिसका उपयोग वस्त्र उद्योग एवं रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है, जिसका आपको रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। तो उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका फार्मूला आपका होता है CaOCl2। तो इस प्रकार से आप इसके पहले पार्ट को कर सकते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इस यौगिक को वायु में खुला छोड़ देने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब CaOCl2 को खुला छोड़ देते हैं तो यह वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो बोल रहा है कौन सी गैस मुक्त होती है? तो विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने से कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस आपकी क्या होती है? मुक्त होती है। तो इसके पार्ट नंबर 2 को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका एक बार प्रैक्टिस आप लोग सभी सवालों का जरूर करें और एक बार इसके सभी उत्तर को आप अपने कॉपी में जरूर एक बार लिखें। लिखने से भी चीजें आपकी याद होती हैं। अगला आपका मस्त सा प्यारा सा सवाल है। देखिए इसमें वस्तु की दूरी दिया हुआ है। वस्तु की दूरी इसमें दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। और चूंकि दर्पण कैसा है? उत्तल है, इसलिए उत्तल दर्पण की जो वस्तु की दूरी होगी वह हमेशा ऋणात्मक होती है और जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल लेंस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक। इसलिए इसका U किसमें हो जाएगा? U आपका हो जाएगा ऋणात्मक और यह क्या हो जाएगा? धनात्मक। सूत्र हम जानते हैं, इस सूत्र पर सब मान को हम रख देंगे। मान को रखने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे? इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे। भी का मान कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अतः जो प्रतिबिंब है दर्पण के ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा भी का मान धनात्मक होने का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अथवा में एक प्रश्न और दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम की सचित्र आपको क्या करनी है? चित्र के सहित आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम, जैसे एक माध्यम आपका वायु है, वायु से चलकर के आई और जल में प्रवेश की, तो वायु एक अलग माध्यम है, जल एक अलग माध्यम है। जब माध्यम को परिवर्तित किया जाता है तो उसका पथ, उसका रास्ता क्या होता है? विचलित हो जाता है, या अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के पास आती है। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण सदैव क्या होता है? एक ही तल में होता है। आपतन कोण और आपतित किरण, कोण नहीं होगा, यहां पे आपकी किरण होगी। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका चित्र आप बना लेंगे। प्यारा सा चित्र है और चित्र बनाकर आप ट्राई कर लेंगे इस प्रकार से। 16वां है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आप सब जानते हैं कि विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र एक ऐसा आपका उपकरण है जो कि क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। इस प्रकार से आपके विद्युत जनरेटर का चित्र है। चित्र आप बना लेंगे। चित्र 1-2 बार प्रयास जरूर कर लीजिए। विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र आपका कुछ न कुछ जरूर आता है परीक्षा में। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत देखिए, यह विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली किसी चुंबक में घूमती है तो उसके चारों ओर
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद हो जाए तो उसमें धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। कुंडली को अगर बंद कर दिया जाए यानी चारों तरफ से, तो उसमें क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी कार्यविधि दिया हुआ है कि दो वलय से जुड़ी कुंडली को इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB नीचे की ओर और CD ऊपर की ओर गति करता है। तो अस्थायी चुंबक में क्षेत्र में रखे होने के कारण जिससे उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें धारा उत्पन्न होती जाती है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। एक निश्चित समय के पश्चात जो विद्युत प्रेरित धारा है अपनी मान और दिशा दोनों को परिवर्तित करती है, इसलिए इसे हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें अथवा करके दिया हुआ है कि ये कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली धारामापी से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा यदि दंड चुंबक को कुंडली में ढकेला जाएगा। तो यदि कुंडली में ढकेला जाएगा तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जो धारामापी लगा है उसमें विक्षेप देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के भीतर स्थिर कर दिया जाएगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए धारामापी में कोई विक्षेप नहीं देखने को मिलेगा। कुंडली के भीतर से अगर दंड चुंबक को बाहर खींचा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, जिसके कारण धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशा में देखने को मिलेगा। अ से स क्रियाकलाप में उत्पन्न धारा क्या कहलाती है, प्रेरित धारा कहलाती है। अब इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। पांचवा इसका पार्ट कह रहा है कि अस क्रियाकलाप में भिन्नता हो तो इसका क्या कारण है। देखिए, क्या है कि को ढकेला जाता है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ता है, वृद्धि होती है, इसलिए धारा का विक्षेप जो है गैल्वेनोमीटर में या धारामापी में आपके अलग दिशा में देखने को मिलता है। और जब उसको कुंडली को पीछे खींचते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आती है, जिसके कारण विक्षेप अलग दिशा में देखने को मिलता है। जिसका अर्थ यही है कि जो आपकी प्रेरित धारा है वह कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि दिशा बदलने पर, धारा के मान में की दिशा बदलने पर उसमें क्या होने लगता है, विक्षेप दूसरे दिशा में मिलता है, इसलिए यह क्या है, एक सदिश राशि है। 17वां प्रश्न आपकी विस्तृत उत्तरी में है। 6 नंबर का प्रश्न है जो कि क्या कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम लिखकर प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण भी दीजिए। देखिए, वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन होती है, जो 78% क्या होती है, पाई जाती है। इसकी प्रयोगशाला विधि का आप इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। इसमें देखिए, चित्रानुसार हम उपकरण को क्या करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, और उपकरण को व्यवस्थित करने के बाद एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि नौसादर और आपका सोडियम नाइट्राइड दोनों को मिला करके हल्का उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे गर्म होने के पश्चात जो आपकी ये दोनों की अभिक्रियाएं हैं, इनके गर्म होने के पश्चात आपका क्या बनता है, गर्म होने के पश्चात आपका सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। और यह सोडियम नाइट्रेट को जब बाद में इसको क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो इससे हमें N2 गैस प्राप्त हो जाती है और साथ में क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो इसके आप कार्यविधि को, निर्माण की विधि को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है, आप भी इसी प्रकार से परीक्षा में करके आएंगे। अगला इसमें अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि जलने में सहायक गैस कौन है। तो जलने में सहायक ऑक्सीजन गैस होती है, और इसका बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र तथा समीकरण आपको देना है। तो देखिए, इसका चित्र आप इस प्रकार से बना लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लंबे कार्क में रख करके क्या किया जाता है, बर्नर की सहायता से जब हम यहाँ से गर्म करते हैं, तो जब इसको गर्म किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, तो यह अपघटित होता है, और अपघटित होकर के इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे हम इस निकास नली के द्वारा यहाँ ले आते हैं। अब इसमें अधोमुखी, जल के अधोमुखी एक परख नली को हम इस प्रकार से उल्टा करके जल के अंदर रखे रहते हैं, और इसमें पाइप को इस प्रकार से सेट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं जल का अधोमुखी विस्थापन। अब जब इस परख नली में गैस भर जाती है तो यहाँ इसके मुंह के पास हम अंगूठा लगा करके उस परख नली को पलट लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे और इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका आपका समीकरण भी इस प्रकार से है। जब प्रयोगशाला विधि में हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह पोटेशियम मैग्नेट और आपका MnO2 यानी मैग्नीज के ऑक्साइड में आपका परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ साथ आपका क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से 17वां प्रश्न
कंप्लीट होता है। 18वां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। देखिए मानव मस्तिष्क का चित्र बना करके आप 2-3 बार इसका प्रयास कर लेंगे, बहुत कुछ खास इसमें है ही नहीं, बस थोड़ा सा है, 1-2 बार आप प्रयास कर लेंगे तो आपको यह आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आइए इसके विभिन्न भागों पर चलते हैं। तो देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण शक्ति, यानी कि जो सोचने विचारने की जो क्षमता है, याददाश्त है, चेतना है, ये सब किसका कौन नियंत्रण करता है, इन सब क्रियाओं पर अग्र मस्तिष्क करता है। तो इसको आप अपनी भाषा में एकदम लिख लेंगे। पहली चीज कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग आपका 80% भाग अग्र मस्तिष्क होता है, जो कि यह हमारे बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण, तर्क शक्ति इत्यादि का क्या करता है, नियंत्रण हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य क्या होता है, यह मस्तिष्क के मध्य में उपस्थित रहता है। यह हमारे दृश्य तंत्रिका, यानी कि जो हम अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल में मैं पढ़ा रहा हूं, तो आखिर आपके मस्तिष्क को कोई सूचना दे रहा है ना कि हाँ सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अभय सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज, यह सूचना आपके देखने के बाद मस्तिष्क को जो देता है, कौन देता है, आपका मध्य मस्तिष्क देता है। इसके अतिरिक्त श्रवण प्रतिवर्ती क्रिया, भाई आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सुन भी तो रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूं। तो इन सब क्रियाओं का जो देखने और सुनने की जो क्रियाएं हैं, इनका कार्य कौन, इन पर नियंत्रण कौन करता है, आपका मध्य मस्तिष्क करता है। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, और यह मस्तिष्क का पश्च भाग यानी पीछे का भाग होता है, जो मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ है, और इसके भाग को, इसके निचले भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा कहते हैं। अनुमस्तिष्क पेशीय गति, हस्त कौशल, जैसे जो हम चलते हैं तो एक पैर यहां रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पैर हम लंदन में रख देते हैं, ऐसा रखते हैं कि ताकि हम गिरे ना। तो जो हमारे चलने की क्रिया है, जो हमारे हस्त कौशल की क्रिया है, हाथ से जो हम करते हैं, क्रियाओं करते हैं, उन सब क्रियाओं का जो नियंत्रण है कौन करता है, आपका पश्चिम मस्तिष्क करता है। मेडुला ओब्लांगाटा जो निचला भाग इसका होता है, वह हृदय की गति, श्वासोच्छ्वास की गति और रक्त वाहिनियों तथा सभी प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तो इस प्रकार से आप मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों को लिख सकते हैं। अगला है आपका माहवारी क्या है, इससे मादा मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए या तो यह प्रश्न, या तो फिर आपको ये आ जाएगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप चित्र के द्वारा समझाइए, यानी विस्तृत उत्तरी में एक प्रश्न इनके अवश्य देखने को मिलेंगे। तो माहवारी के लिए आपका इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और परीक्षा में आएगा तो एकदम हलवा टाइप से एकदम बिल्कुल इसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं, जिनका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको चैनल से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहती है, दे दी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमारे आज के इस सेशन का जो एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन था, उसके सारे सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय।